अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इन प्रोसेस QHX फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन इंटरव्यू। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। तो ऐसे लोग जो भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं वो इस वीडियो को आखिर तक देखें, पूरा कंप्लीट जो है ये वीडियो इसको देखें। इस वीडियो में जो है ऐसे क्वेश्चन जो है वो कवर किए गए हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो लोग जॉब करते हैं उनसे इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टैबलेट्स आर टेकन फॉर चेकिंग फ्रेबिलिटी। तो फ्रेबिलिटी चेक करने के लिए जो है वो कितनी टैबलेट ली जाती हैं। तो ऐसी टैबलेट जिनका वेट जो है वो 650 मिलीग्राम से कम होता है या 650 मिलीग्राम के बराबर होता है, तो उनका जो है वो जो है बैलेंस पे वेट किया जाता है, वे किया जाता है तकरीबन 6.5 ग्राम तक हम उसको वे करते हैं। 6.5 ग्राम से ज़्यादा हो जाए, 6.5 से कम ना हो। और ऐसी टैबलेट्स जिनका वेट जो है वो 650 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है तो उसमें हम सिर्फ 10 टैबलेट्स लेते हैं, भले से उनका वेट जितना भी हो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेट लॉस ड्यूरिंग फ्रेबिलिटी टेस्ट। तो फ्रेबिलिटी टेस्ट के दौरान जो वेट लॉस कैलकुलेट करने का फार्मूला वो क्या है। तो उसका फार्मूला ये है कि परसेंटेज वेट लॉस इज इक्वल टू इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट इंटू 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट। यानी जो इनिशियल वेट टेस्ट परफॉर्म करने से पहले जो हम कैलकुलेट वे करते हैं वो है इनिशियल वेट, और फिर आफ्टर फेब्रिलिटी टेस्ट जो है जो वेट है वो फाइनल वेट है। तो ये फार्मूला आपके सामने है, इसके ज़रिए हम जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं वेट लॉस की, कि कितना जो है वो वेट लॉस हुआ है फ्रेबिलिटी टेस्ट के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द पास और फेल क्राइटेरिया फॉर फ्रेबिलिटी टेस्ट। जब फ्रेबिलिटी टेस्ट के जो है वो किस बुनियाद पर जो है वो पास होता है और फेल होता है। तो आमतौर पर जो है वो टेस्ट जो है वो एक दफ़ा ही परफॉर्म किया जाता है। अगर उसमें कोई टूटी हुई टैबलेट या क्रैक टैबलेट जो है वो मौजूद हो तो आफ्टर फ्लेबिलिटी टेस्ट तो ये टेस्ट जो है ये फेल हो जाता है। और अगर जो है वो रिज़ल्ट जो है वो डाउटफुल हैं, यानी वेट लॉस जो है वो ज़्यादा है 1% से, तो यही टेस्ट सेम टेस्ट जो है वो 2 दफ़ा परफॉर्म किया जाता है और फिर उन तीनों का जो वेट लॉस आता है तो उसको जो है वो 3 से डिवाइड करके उसका मीन निकाला जाता है। और अगर वो 1% से कम हो तो ये जो हमारा टेस्ट जो है ये पास हो जाता है फेबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ रोटेशन यूज्ड फॉर फ्रेबिलिटी टेस्ट। फ्रेबिलिटी टेस्ट के दौरान जो है वो कितनी रोटेशन नंबर ऑफ रोटेशंस होती हैं। तो 100 रोटेशंस होती हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द फॉल हाइट ऑफ द टैबलेट्स इन द फ्रेबिलेटर ड्यूरिंग फ्रेबिलिटी टेस्टिंग। तो फ्रेबिलिटी टेस्टिंग के दौरान जो है वो फ्रेबिलेटर में जो टैबलेट्स गिरती हैं टम्बलिंग के दौरान वो कितनी हाइट से गिरती हैं। तो 6 इंचज़ से गिरती हैं टैबलेट, और ये जो है वो अपरेटस के जो है वो अंदर ही गिरती हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डू वी चेक हार्डनेस ड्यूरिंग इन प्रोसेस चेक। इन प्रोसेस चेक के दौरान हम हार्डनेस जो है वो क्यों चेक करते हैं। तो हार्डनेस इस वजह से चेक की जाती है कि जो हमारी जो मशीन चल रही है कंप्रेशन की मशीन, उसमें हम जो है वो प्रेशर को एडजस्ट कर सकें, जिससे जो है वो हमारी हार्डनेस जो है हम उसको एडजस्ट कर सकें। क्योंकि हार्डनेस जो है वो जो है टैबलेट का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है, टूटने का टाइम होता है, उस पर जो है वो असर डालती है हार्डनेस। अगर अब हम प्रेशर एडजस्ट नहीं करेंगे तो टैबलेट जो है वो अगर ज़्यादा है प्रेशर उसमें टैबलेटिंग मशीन में तो टैबलेट वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। और जो हमारी टैबलेट है वो जो हमारा रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें उसको टूट जाना चाहिए छोटे छोटे ज़रात में, तो वो नहीं टूटेगी। और अगर टैबलेट जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट यानी प्रेशर अगर कम हुआ मशीन में तो जो टैबलेट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर वो जो बाद के हमारे प्रोसेस होते हैं जैसे कोटिंग पैकिंग, तो उसमें हैंडलिंग के दौरान जो है वो ये टूट जाएंगी टैबलेट। तो इस वजह से हम हार्डनेस जो है वो चेक करते हैं ताकि हम उसको जो है वो एडजस्ट कर सकें जो हमारी लिमिट है हार्डनेस की उसमें।
क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस टैबलेट हार्डनेस। तो ऐसे क्या अवामिल हैं जो टैबलेट की हार्डनेस पर असर डालते हैं। तो कंप्रेशन फोर्स है जो हार्डनेस पर असर डालती है। कंप्रेशन फोर्स जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही जो है वो इसको जो है क्या नाम है डिस्कस किया है, कंप्रेशन फोर्स। और दूसरा जो है वो बाइंडर क्वांटिटी, अगर बाइंडर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हार्डनेस हो जाएगी, और बाइंडर कम हुआ तो हार्डनेस कम आएगी। तीसरा जो है वो मॉइस्चर कंटेंट, जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा उतनी ही टैबलेट जो है वो हार्ड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास, विच टाइप ऑफ टैबलेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ऐसी कौन सी टैबलेट्स हैं जिनका हम जो है वो डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग उन पर नहीं करते हैं। तो चीवेबल टैबलेट्स होती हैं, क्योंकि मुंह में ही टूट जा जो है उसको चबा के हम लोग तोड़ देते हैं, तो उसके लिए जो है वो डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है उस पर लागू नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये है, विच कैप्सूल इज बिगर इन साइज, साइज 0 और साइज 1। साइज 0 बड़ा होता है कैप्सूल, या साइज 1। तो साइज 0 जो है वो जो है वो कैप्सूल बड़े होते हैं, और साइज़ 1 जो है वो छोटा होता है। इसी तरह जितने ज़ीरो हम ऐड करते जाएंगे, जो जैसे 00, 000, तो ये जैसे 00 ज़ीरो से बड़ा है, 000 जो है वो 00 से बड़ा कैप्सूल है। बाकी अगर हम इस तरफ सीधे हाथ पे जाएँ 1 के बाद, तो कैप्सूल के साइज़ छोटे होते जाएंगे, यानी 5 कैप्सूल जो है वो 1 से छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर चेकिंग डीटी ऑफ अ डिस्पर्सिबल टैबलेट। एक डिस्पर्सिबल टैबलेट की जो डीटी चेक करने का जो टेम्परेचर है रिकमेंडेड, वो क्या है। तो इंडियन फार्मा में जो है वो 25 ± 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 15 to 35। और ब्रिटिश फार्माकोपिया में जो है वो 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो डिस्पर्सिबल टैबलेट की जो है वो डीटी चेक की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ मैश अपर्चर ऑफ डीटी अपैरेटस। डीटी अपैरेटस में जो मैश लगा होता है उसका अपर्चर का साइज़ क्या है, उसका साइज़ क्या है। तो डीटी अपैरेटस में जो हमारे पास जाली लगी होती है, उसमें जो छोटे छोटे होल होते हैं, उसका साइज़ ये पूछ रहे हैं। तो वो जो है 1.8 से 2.2 mm जो है वो होता है उसका अपर्चर। और इसको जो है वो हम 10 नंबर की जो है मैच भी कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही जो है वो अहम क्वेश्चन है। लिस्ट आउट द अपीयरेंस डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट ड्यूरिंग कंप्रेशन एक्टिविटी। तो कंप्रेशन के दौरान, कंप्रेशन की जो ये हमारी एक्टिविटी है उसके दौरान जो है टैबलेट्स में कौन कौन से जो है वो डिफेक्ट्स आते हैं अपीयरेंस के लिहाज से। तो पहला जो है वो कैपिंग है, जो हम डिस्कस करेंगे वो कैपिंग है। कैपिंग जो है वो क्या होती है, उसमें जो हमारी टैबलेट है उसका अपर का या लोअर का जो हिस्सा है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो सेपरेट हो जाए, आधा हो या कम्प्लीटली जो है वो जो टैबलेट की बॉडी है उससे अलग हो जाए, और वो जो है कैप की शक्ल में आपको नज़र आएगा। तो ये जो है वो टैबलेट प्रेस से जब टैबलेट निकलती है उस दौरान होता है, या जो है वो उसके बाद हैंडलिंग के दौरान उसमें जो है ये मसला आता है कैपिंग का। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो हम डिस्कस करेंगे वो है लेमिनेशन। लेमिनेशन भी जो है वो इसमें क्या होता है, टैबलेट जो है वो दो से या दो से ज़्यादा जो है वो डिस्टिंक्ट वाजे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं उसमें जो है वो टूट जाती है, अलग अलग हो जाती है। अच्छा, तीसरा जो है वो जो है वो क्या है, स्टिकिंग या फिल्मिंग। अच्छा, स्टिकिंग में जो है वो क्या होता है कि हमारा जो पाउडर है, मटेरियल है, वो डाई की वॉल से जो है वो चिपक जाता है। तीसरा और फिल्मिंग जो है वो दरअसल एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, होता है स्टिकिंग है, उसकी जो है वो स्लो फॉर्म है। तो आहिस्ता 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 जो है वो एक लेयर बनती जाती है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। और ये जो है स्टिकिंग और फिल्मिंग जो हमारे पास आती हैं, ये जो हमारा जो पाउडर है उसमें मॉइस्चर जो है वो जब ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है, तो उस वजह से जो है ये स्टिकिंग और फिल्मिंग होती है। तो चौथे नंबर पे जो है वो जो है हमारे पास क्रैकिंग है। अपर लोअर सरफेस पे अगर जो है वो स्मॉल छोटे जो है वो क्रैक्स आपको नज़र आए, तो जो है वो, या साइड वॉल पे,
तो उसको जो है क्रैकिंग कहते हैं, दरार जिसे हम कहते हैं, दरार सी नज़र आए। अच्छा, 5वें नंबर पे जो है वो चिपिंग आती है। चिपिंग जो है वो उसमें क्या होता है, जब टैबलेट जो है वो मशीन से निकलती है या बाद में हैंडलिंग के दौरान जो है वो क्या होता है, कोनों से जो है वो, किनारों से जो है वो झड़ जाती है, तो इसको हम चिपिंग कहते हैं। अच्छा, मोटलिंग 6 नंबर पे आती है मोटलिंग। मोटलिंग जो है वो उसमें क्या होता है कि टैबलेट का जो कलर होता है वो जो है वो इक्वली है, मसावी तौर पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, यानी कहीं डार्क हो गई टैबलेट, कहीं हल्की हो गई। तो ये जो कलर की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो है वो गैर मसावी जो ये तकसीम हो रही है इसकी कलर की, तो उसको जो है हम मॉडलिंग कहते हैं। अच्छा, 7वें नंबर पे आता है डबल इम्प्रेशन। डबल इम्प्रेशन में जो है वो कौन से पंचेस आते हैं जिनमें मोनोग्राम होते हैं, सही है, जिनमें जो है वो इम्बोजिंग होती है या डिबोजिंग होती है। इसमें जो है क्या होता है, बाज़ औक़ात पंचेस वो जो है डबल इम्प्रेशन आना शुरू हो जाते हैं, यानी एक दफ़ा तो उसका इम्प्रेशन आ जाता है, जैसे इम्पोजिंग हो गई कोई वर्ड, लेकिन वही वर्ड दोबारा जो है वो हल्का सा घूम के, पंच जो है इसमें क्या होते हैं, घूम जाते हैं, तो वो जो है क्या कहते हैं, उसमें डबल इम्प्रेशन आ जाता है। यानी एक दफ़ा जो है हल्का सा जो प्रे कंप्रेशन होती है, हल्की सी जो है वो कंप्रेस हुई तो उसमें इम्प्रेशन आ गया, और फिर वो जब फाइनल जो हमारी कंप्रेशन होती है तो उसमें भी जो है इम्पोजिंग आ जाती है, तो वो ये दो इम्प्रेशन शो करते हैं इसमें। तो ये मसला जो है हल किया जा सकता है अगर हमारे पास जो पंचेस हैं वो उसमें लॉक इन किए होते हैं, तो उसमें जो है ये मसला हल हो जाता है। अच्छा, व्हाट इज़ द पास और फेल क्राइटेरिया फॉर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 13। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो है वो किस बुनियाद पे पास और फेल होता है। अगर हमने जो है वो 6 टैबलेट जो है वो लगाई डिसइंटीग्रेशन के लिए, उनमें से कोई एक या दो जो है वो फेल हो गई डिसइंटीग्रेट होने में, तो हम जो है मज़ीद 12 टैबलेट पे यही जो है क्या कहते हैं टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और अगर उनमें 18 में से, अब 18 हो गई, 18 में से अगर 16 जो है वो हमारे पास फुली डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, तो ये हमारा जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है ये पास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन फॉर एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। तो एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जो है वो उनको स्टोर करने की क्या कंडीशन है, यानी आरएच और टेम्परेचर उनका क्या रखना चाहिए। तो 15 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए, और 35 से 55% आरएच में हम जो इसको स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच मेथड इज़ एम्प्लॉयड फॉर चेकिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज यूनिट। डोजेज यूनिट की यूनिफॉर्मिटी चेक करने के लिए जो है कौन से तरीक़ेकार जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डोजेज की जो यूनिट है उसकी यूनिफॉर्मिटी चेक करने के लिए हमारे पास होता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, जिसमें जो है ऐसे वगैरह किया जाता है टैबलेट का, और ये उन टैबलेट के लिए होता है जिनमें जो है वो एक्टिव जो है वो उन टैबलेट्स के लिए परफॉर्म किया जाता है ये टेस्ट जिनमें जो है वो 25% से जो है वो कम एक्टिव होता है। एक्टिव की जो क्वांटिटी होती है वो 25% से कम होती है, यानी होल टैबलेट की जो जो वेट है उसमें 25% से कम जिसमें जो है वो एक्टिव होता है, उसकी जो है वो क्वांटिटी यूनिफॉर्मिटी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। दूसरा है वेट वेरिएशन। वेट चेक किया जाता है टैबलेट का। तो वेट वेरिएशन जो है वो उन डोजेज फॉर्म हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, अनकोटेड और फिल्म कोटेड टैबलेट्स के लिए हैं जिनमें जो है वो 25 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा जो है वो ड्रग सब्सटेंस होता है, एक्टिव होता है, यानी जिसमें 25% जो है वो बाय वेट जो है टैबलेट के वो एक्टिव होता है या उससे भी ज़्यादा होता है, तो उसका जो है वो वेट वेरिएशन चेक किया जाता है। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बास्केट ट्रैक असेंबली इन आर डी टी apparatus। तो क्वेश्चन नंबर 16 है ये, इसमें जो है पूछ रहे हैं कि डी टी apparatus में जो बास्केट ट्रैक असेंबली होती है उसकी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट की जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या है। तो 28 टू 32 साइकिल्स पर मिनट, यानी एक मिनट में जो है वो 28 से 32 साइकिल्स जो है वो होती है इसकी, यानी
बास्केट जो है वो ऊपर से नीचे गई और फिर वापस जो है ऊपर गई, यानी जो है वो बास्केट जो है वो ऊपर से नीचे गई और फिर वापस जो है वो अपवर्ड पोजीशन में गई, तो ये एक साइकिल मुकम्मल हो गई। तो इस तरह की 28 से 32 साइकिल्स होती हैं पर मिनट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। When performing the uniformity of weight of the dosage unit, how many tablet capsule can deviate the established unit? जब हम जो है वो डोजेज यूनिट का जो है वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट जो है टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कितनी टैबलेट जो है वो जो हमारी लिमिट है, इस्टेब्लिश लिमिट जो है उनसे डेविएट जो है कर सकती हैं, यानी उस लिमिट से जो है वो बाहर जा सकती हैं। तो इसका आंसर यही है कि दो जो हमारी दो टैबलेट जो हैं वो कम से कम वो जो है हमारा जो एवरेज वेट है, जो परसेंटेज जो हमारे फार्माकोपिया में दिया हुआ है, उससे जो है वो सिर्फ दो टैबलेट जो हैं वो डेविएट कर सकती हैं। और उस परसेंटेज से को अगर हम डबल कर लें तो उससे एक भी टैबलेट जो है वो आउट नहीं होनी चाहिए। यानी जो फार्माकोपिया में जो लिमिट दी हुई है उससे सिर्फ जो है दो टैबलेट जो हैं वो डेविएट कर सकती हैं, यानी उस वेट से, उस लिमिट से दो टैबलेट जो हैं वो आउट हो सकती हैं। लेकिन जो है अगर उसी परसेंटेज को हम डबल कर लें तो उससे एक भी टैबलेट जो है वो आउट नहीं होना चाहिए। उस जो डबल लिमिट हमने किया उससे जो है वो कोई भी टैबलेट आउट ना हो। और ये नीचे जो है वो आगे टैबलेट्स की लिमिट दी हुई है मुख्तलिफ जो हमारे फार्माकोपियाज हैं उसके हिसाब से। इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया में जो है वो 80 मिलीग्राम और लेस जो है 80 मिलीग्राम और उससे कम की जो टैबलेट है उनके लिए 10% की लिमिट है। और 80 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम से जो लेस टैबलेट हैं, यानी जिनका वेट 80 मिलीग्राम से ज़्यादा हो और 250 मिलीग्राम से कम हो, तो क्या कहते हैं उसकी जो लिमिट है वो 7.5% है। और 250 मिलीग्राम और उससे जो ज़्यादा वेट की टैबलेट है उनके लिए 5% है। अच्छा, कैप्सूल के लिए जो लिमिट दी हुई है वो इंडियन फार्माकोपिया में लेस देन 300 मिलीग्राम। 300 मिलीग्राम से जो कम वेट के हैं उनके लिए 10% है, जबकि जो 300 मिलीग्राम और उससे ज़्यादा के लिए जो है 7.5% है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो हमारा है, व्हाट नीड्स टू बी चेक ड्यूरिंग इन प्रोसेस क्यूए चेक। इन प्रोसेस क्यूए चेक्स के दौरान जो है हमें क्या क्या चेक करना होता है। इन प्रोसेस क्यूए चेक के दौरान जो हम चीज़ें चेक करते हैं उसमें सबसे पहले जो है ये हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग चेक करते हैं। तो इन प्रोसेस क्यूए चेक के दौरान जो है वो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की जाती है कि किस इन्वायरमेंट में जो है हमारी प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो उसका माहौल कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर आरएच क्या है वहाँ का। दूसरा जो है हमारे जो इक्विपमेंट वगैरह होते हैं उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, मिसाल के तौर पे आरपीएम वगैरह, उनको देखा जाता है। बाकी जो वहाँ ऑपरेटर मौजूद होते हैं उनसे मुतालिक जो वैल्यूज़ होती हैं, मिसाल के तौर पे जो वो चेक परफॉर्म करते हैं उनकी टाइमिंग वगैरह देखना कि टाइम पर जो है वो चेक्स जो हैं वो परफॉर्म किए जा रहे हैं। और दूसरा जो है वो जो हमारे प्रोसेस की जो पैरामीटर्स वगैरह होते हैं, जो हमारा प्रोसेस चल रहा होता है उसके जो ख़दो खाल होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको जो है वो हम चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे वेट चेक करते हैं, जैसे अगर कंप्रेशन का प्रोसेस चल रहा है तो वेट चेक किया हमने, हार्डनेस वगैरह चेक की, टैबलेट की फ्राइबिलिटी टेस्ट किया। तो इस तरह की जो ये हमारी जो चीज़ें हैं ये चेक की जाती हैं क्यूए चेक के दौरान। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट प्रिकॉशंस शैल बी टेकिंग वाइल कलेक्टिंग इन प्रोसेस सैंपल। जब इन प्रोसेस सैंपल कलेक्ट कर रहे हो तो हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए। तो जब इन प्रोसेस सैंपल हम कलेक्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है जिसको हम सैंपल कर रहे हैं वो उसकी कॉन्टामिनेशन ना हो। तो जो है वो बगैर ग्लव्स के जो है सैंपल कलेक्ट ना करें। और ये कोशिश की जाए कि
जो हम सैंपल ले रहे हैं वो भी इनकॉन्टामिनेट ना हो, उसकी भी कॉन्टामिनेशन ना हो। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, इन अ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पॉजिटिव प्रेशर इज मेंटेन इन प्रोसेसिंग एरिया और सर्विस कॉरिडोर्स। तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जो हमारे सर्विस कॉरिडोर्स होते हैं उनमें जो है वो पॉजिटिव प्रेशर जो है वो मेंटेन किया जाता है। तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जो है वो पॉजिटिव प्रेशर जो है इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि जो है हम क्रॉस कॉन्टामिनेशन को अवॉइड कर सकें, क्रॉस कॉन्टामिनेशन को रोक सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सर्विस जो कॉरिडोर्स होते हैं वो उनको पॉजिटिव रखा जाता है, यानी उन जो हमारे प्रोसेसिंग क्यूबिकल्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो सर्विस कॉरिडोर की एयर जो है वो क्यूबिकल्स में तो आ सकती है, लेकिन क्यूबिकल्स की एयर जो है वो कॉरिडोर में नहीं जा सकती। तो इस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ क्यूबिकल्स में जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बननी होती हैं उनको हम क्रॉस कॉन्टामिनेशन से रोक सकते हैं, क्योंकि उनकी एयर जो है वो बाहर नहीं जाएगी। जबकि जो एक पॉजिटिव जो हमारा सर्विस कॉरिडोर है उसकी एयर साफ़ होगी और वही एयर जो है वो हमारे जो प्रोसेसिंग क्यूबिकल्स हैं उनमें आएगी और क्यूबिकल्स की एयर बाहर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से हम जो है क्रॉस कॉन्टामिनेशन को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ़ स्टिकिंग ऑब्जर्व ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन व्हाट में द प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस सेम। अगर कंप्रेशन के दौरान जो है वो स्टिकिंग हमारे सामने आती है, तो स्टिकिंग प्रॉब्लम जो हमने पहले डिस्कस की थी, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि जो हमारे ग्रेन्यूल्स हैं वो जो है वो सही तरीके से ड्राई नहीं हुए हैं, उनमें अभी भी जो है वो एक्सेस मॉइस्चर है। दूसरा जो है वो ये भी वजह हो सकती है दूसरी कि जो इसमें लुब्रिकेशन ऐड किया गया उसकी मिकदार कम है। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि जो उसमें जो बाइंडर की क्वांटिटी है हमारे ग्रेन्यूल्स में वो ज़्यादा हो गई है, वो ज़्यादा है। चौथा जो वजह हो सकती है कि हाइग्रोस्कोपिक ग्रेन्यूल्स, यानी हमारे जो ग्रेन्यूल्स हैं वो हाइग्रोस्कोपिक हैं, यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाले। तो उसमें जो है क्या कहते हैं, मॉइस्चर की क्वांटिटी ज़्यादा है। वही बात है कि ग्रेन्यूल्स में जो है मॉइस्चर की क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है स्टिकिंग जो है वो आ रही है। तो ये 4 वजह हो सकती हैं स्टिकिंग आने की। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, व्हाट चेक्स शैल बी कैरिड आउट वाइल कैलिब्रेटिंग डीटी अपैरेटस। जब डीटी अपैरेटस को जो है वो कैलिब्रेट कर रहे हो तो क्या क्या चेक जो है वो परफॉर्म किए जाएंगे। तो जब डीटी अपैरेटस को कैलिब्रेट कर रहे हो तो ये मंदरजा झेल जो है चेक परफॉर्म किए जाएंगे। उसमें देखा जाएगा कि पर मिनट जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं उनकी नंबर क्या है, जो 29 से 32 साइकिल्स पर मिनट होने चाहिए। दूसरा जो है जो हमारी प्रॉब है उसमें जो थर्मामीटर जो टेम्परेचर शो कर रहा है उसको देखेंगे, जिसकी लिमिट जो है वो 37 ± 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अच्छा, तीसरा जो इसमें चेक परफॉर्म किया जाएगा कि बास्केट जो है वो कितने डिस्टेंस तक जो है वो ट्रेवल कर रही है, यानी अपवर्ड और जो लोअर मूवमेंट है उसका डिस्टेंस कितना है। तो उसकी लिमिट होती है 53 से 57 mm। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, व्हाट इज इन प्रोसेस चेक्स। इन प्रोसेस चेक जो है वो क्या होता है। अच्छा, इन प्रोसेस चेक जो है वो क्या होता है, ये जो है परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी एक्टिविटी के दौरान। किसी भी एक्टिविटी के दौरान जो है वो इन प्रोसेस चेक जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, और इनका जो मकसद होता है वो यही होता है कि अगर जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो उसको एडजस्ट किया जाए, ताकि जो हमारी जो प्रोडक्ट है, जो हमारी स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक रहे, उसको मीट करें। जो हमारी प्रोडक्ट की जो भी स्पेसिफिकेशन है, जो भी पैरामीटर्स हैं, उनको जो है हमारी प्रोडक्ट जो है वो मीट करें। अगर उससे मीट नहीं करी होती तो हम एडजस्ट करवाते हैं। तो ये चेक परफॉर्म करने का मकसद यही होता है कि अगर प्रोडक्ट जो है वो हमारी स्पेसिफिकेशन से आउट चल रही है तो उसको जो है हम एडजस्ट करवा दें।
क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन के दरमियान जो है वो क्या फ़र्क होता है। अच्छा, डिसइंटीग्रेशन जो है वो डिसएग्रीगेशन प्रोसेस है, जिसमें जो है वो हमारी जो डोजेज फॉर्म है वो छोटे छोटे जो है वो ज़रात में छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल्स में जो है वो टूट जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो है वो dt जो है वो हमारा जो सॉलिड डोजेज यूनिफॉर्म है उसके टूटने का टाइम है, यानी जितने टाइम में जो है वो जो हमारा सॉलिड ये डोजेज फॉर्म है टूटने के लिए जितना टाइम लेता है वो उसका dt टाइम होता है। छोटे छोटे ज़रात में टूटने के लिए जो छोटे छोटे ज़रात ग्रेन्यूल्स में टूटने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो dt है। जबकि हमारा जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो हमारा जो सॉलिड सब्सटेंस है वो जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में आ जाता है, यानी हमारा जो सॉलिड सब्सटेंस है वो जो सॉल्वेंट के अंदर बाकायदा हल हो जाता है, सोल्यूशन हमारा क्लियर हो जाता है। तो वो जो हमारा सोल्यूशन तैयार होने का जो टाइम है, जितनी देर में तैयार होता है, तो वो हमारा डिसोल्यूशन टाइम होता है। और ये डिसोल्यूशन कहलाता है जब जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस जो है वो सॉल्वेंट के अंदर हल होके बिल्कुल एक क्लियर जो है वो सोल्यूशन बना लेता है, तो ये डिसोल्यूशन कहलाती है। दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन जो है वो सबसेट है डिसोल्यूशन का, यानी जब तक जो है वो डिसइंटीग्रेशन नहीं होगी तो डिसोल्यूशन भी नहीं होगी। पहले डिसइंटीग्रेशन होती है, यानी पार्टिकल सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है वो छोटे छोटे ज़रात में जो है वो टूटता है, फिर उसके बाद वो जो है वो सॉल्वेंट के अंदर बाकायदा हल होता है और फिर एक सोल्यूशन बना लेता है, तो ये जो है डिसोल्यूशन हो गई। और इससे प्रीवियस जो स्टेप है टूटने का वो डिसइंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। वैलिडेशन और कैलिब्रेशन में क्या फ़र्क होता है। कैलिब्रेशन जो है दरअसल इसमें हम जो है प्रैक्टिकली ये शो करते हैं कि हमारा जो पार्टिकल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस है उसके जो रिज़ल्ट हैं वो विद इन जो है वो स्पेसिफाइड लिमिट्स ही हैं, और इसको हम जो इसके रिज़ल्ट हैं उसको कंपेयर कर रहे होते हैं एक रेफरेंस स्टैंडर्ड से। जबकि वैलिडेशन जो है वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है जो ये अश्योर करता है कि आपका जो स्पेसिफिक प्रोसेस और मेथड और सिस्टम्स है जो वो हमेशा जो है मुस्तकिल तौर पर ऐसे ही रिज़ल्ट देगा जो आपके जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उससे मीट करेंगे। कैलिब्रेशन में जो है क्या होता है कि हम जो अपना इंस्ट्रूमेंट है उसको कंपेयर कर रहे होते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड से, जबकि वैलिडेशन में जो है ऐसे किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती। कैलिब्रेशन में जो है हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट रिज़ल्ट दे रहा है, जबकि वैलिडेशन में जो है हम प्रैक्टिकली ये जो है शो करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है और इक्विपमेंट है और सिस्टम है ये जो है हमेशा मुस्तकिल एक जैसे ही रिज़ल्ट देगा। और दूसरी लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो बैचेस प्रोड्यूस होंगे इस प्रोसेस के ज़रिए, इक्विपमेंट के ज़रिए, वो हमेशा यूनिफॉर्म होंगे, एक जैसे होंगे और जो है जो हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उससे मीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, वाई डू वी कैलिब्रेट अ क्वालिफाइड इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑन डेफिनेट इंटरवल्स। हम क्यों जो है वो अपने एक जो क्वालिफाइड इक्विपमेंट होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट उसको कुछ अरसे बाद जो है वो दोबारा जो है वो उसको कैलिब्रेट करते हैं। कोई भी किसी भी इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट की जो है एक्चुअल यूज़ और जो टाइम ऑफ क्वालिफिकेशन है उसके दरमियान जो है वो एक्यूरेसी में फ़र्क आ सकता है। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि जो है आप जो है मेजरिंग डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट हैं उसको जो है कैलिब्रेट करें और बार बार रिकैलिब्रेट करें, मुख्तलिफ ख़ास इंटरवल में जो है वो इसको बार बार रिकैलिब्रेट और कैलिब्रेट करें, ताकि जो है आपका जो है वो कॉन्फिडेंस रहे इस चीज़ पर कि आपका जो डेटा है वो एक्यूरेट है, यानी आपका जो इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट है वो जो एक्यूरेट रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास, वाई डू वी कंसिडर 3 कंसेक्टिव रन्स बैचेस फॉर प्रोसेस वैलिडेशन, वाई नॉट 2 और 4। हम प्रोसेस वैलिडेशन में जो है वो 3 बैचेस को ही क्यों कंसिडर करते हैं, हम 2 को क्यों नहीं कंसिडर करते और 4 को क्यों नहीं करते हैं। दरअसल वैलिडेशन में जो ये कोशिश की जाती है कि इतने नंबर ऑफ बैचेस हों
जो काफ़ी हों इस चीज़ के लिए कि हम जो है वो इसके जो ट्रेंड्स हैं, इसके जो पैरामीटर्स हैं और इसमें जो थोड़ी बहुत वेरिएशन आ रही है इनमें बैचेज़ में, वो उनको मद्देनज़र रखते हुए हम जो है इसके पैरामीटर्स जो हैं वो स्पेसिफिकेशन जो है वो इसकी सेट कर सकें और हमारे पास इतना डेटा हो जिसकी बुनियाद पर हम ये अंदाज़ा कर सकें, ये कह सकें कि जो है हमारे जो आने वाले बैचेज़ हैं, जो कमर्शियल बैचेज़ हैं हमारे आने वाले, वो जो है वो जो अभी ये वैलिडेशन के बैचेज़ हमने परफॉर्म किए हैं उनकी कॉपी ही होंगे, यानी सेम वैसे ही होंगे और वैसे ही जो है उनके पैरामीटर्स होंगे, सेम होंगे। फर्स्ट बैच जो होता है वो हमारे पास होता है एक्सीडेंटल, सेकंड बैच जो है वो रेगुलर होता है और थर्ड बैच जो होता है वो वैलिडेशन होता है। दो बैचेस को हम इस वजह से कंसिडर नहीं करते क्योंकि दो बैचेस पर जो है वो हम ये यकीन नहीं दिला सकते कि जो है हमारा जो डेटा है वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी इसके अंदर है, यानी हम ये एश्योर नहीं कर सकते कि हमारे आने वाले बैचेस जो हैं वो जो है वो हमारे जो ये वैलिडेशन के बैचेस हैं इनसे मीट करेंगे। और 4 बैचेस को हम इस वजह से कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि इसमें जो है वो टाइम का ज़िया होता है, दूसरा भी जो है इसमें जो है कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो 3 बैचेस को ही जो है कंसिडर किया जाता है ताकि डेटा भी जो है हमारे पास आ जाए सफिशिएंट और टाइम और पैसे की भी बचत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, पोजीशन ऑफ ऑब्लोंग टैबलेट्स टू बी प्लेस्ड इन हार्डनेस टेस्टर डिटरमाइन दी हार्डनेस लेंथ वाइज या विथ वाइज। इस सवाल में यही जो है पूछ रहे हैं कि ऑब्लोंग जो टैबलेट्स होती हैं उसको हार्डनेस टेस्टर में जो है वो किस तरह प्लेस किया जाए, लेंथ वाइज या विथ वाइज, यानी लंबाई में किया जाए या चौड़ाई में किया जाए। ऑब्लोंग टैबलेट्स की जो पोजीशन है वो लेंथ वाइज होनी चाहिए क्योंकि इस पोजीशन में जो है वो टैबलेट के टूटने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो टैबलेट जो है वो हमेशा हार्डनेस टेस्टर में इस पोजीशन में रखी जाती है जिसमें ये ज़्यादा चांस हो कि ये टूट जाएगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करना जो है और वीडियो को लाइक करना ये जो है मुझे मोटिवेट करता है मज़ीद इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।